आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। हम लोग आज एक नए सेशन के साथ फिर बात करें और मैंने कहा था कि आधुनिक भारत इस समय चल रहा है और इसमें से बहुत से क्वेश्चन आप लोगों के साथ बनेंगे। क्वेश्चन आते भी हैं और इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या पीजीटी वगैरह के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको तीनों सेक्शन को दबाकर पढ़ना है। सेक्शन छोड़ने नहीं है। ये नहीं कि कुल मिला के ये कहा जाए कि इस सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, इस सेक्शन से नहीं। आपके तीनों सेक्शन कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैं बस यही कहूँगा कि जो भी बच्चे पूरे देश भर में यूजीसी नेट के साथ जुड़े हैं या जो भी टीचिंग विशेष रूप से हिस्ट्री को लेकर जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि बिहार में बीपीएससी 4.0 आने वाला है, तो ये सब बच्चे जो है पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाएं। बहुत से आप पुराने वीडियो मेरे देख रहे हैं, मैं बहुत सी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। प्रयास यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकूं। मॉडर्न इंडिया के बाद अब कुछ मैं सोच रहा हूं कि 10-5 वीडियो एंशिएंट पर भी मैं आप लोगों को दूंगा। एंशिएंट पर भी कुछ बातें की जाएंगी। तो थोड़ा सा आप लोग प्रयास अपने स्तर से यह करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस इवेंट को, इस क्लास को शेयर किया जाए, ग्रुपों में शेयर किया जाए। क्योंकि मेरी शुरू से ही शिकायत है कि बच्चे बहुत कम देख पाते हैं। क्यों देख पाते हैं अब ये तो मैं इस पर दिमाग लगाना मैंने बंद कर दिया है, लेकिन बच्चे बहुत कम देख पा रहे हैं, ये बात तो तय है। खैर जो भी है, जो भी बच्चे देख रहे हैं उसको शेयर करें और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। और हम लोग यहीं से अपने क्लास को कहीं ना कहीं शुरू करते हैं, अपनी चीज़ों को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो इस तरीके से अगर बात करें तो पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्क्रीन पर है। और ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम ही दिया गया है आईएनए। इस आईएनए की स्थापना कहाँ हुई है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईएनए की स्थापना कहाँ हो रही है। पहला ही क्वेश्चन यहीं पर आ जाता है। अगर हम यहां पर अगर देखते हैं तो इस ऑप्शन को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि आईएनए की स्थापना सिंगापुर में हो रही है। लेकिन आईएनए की जो स्थापना हो रही है 2 चरणों में हो रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कितने चरण में हो रही है? ये 2 चरण में हो रही है। यानी इस आईएनए की जो स्थापना के बारे में हम पढ़ेंगे, हम 2 चरण में पढ़ते हैं कि 2 चरण में कुल मिला के कहीं न कहीं इस आईएनए की स्थापना देखने को हमको मिलती है। अब आईएनए की स्थापना के 2 चरण क्या हैं? तो पहले चरण की अगर बात करते हैं तो 1941 में, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, बताने की जरूरत नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में आप ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन और जापान दोनों आमने सामने हैं। तो ब्रिटेन और जापान दोनों जब आमने सामने हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 1941 में अगर हम आते हैं तो मलाया में जापानी सेना के जापानी कमांडर मेजर फुजीहारा, ये नाम थोड़ा सा ध्यान रख लेना, मेजर फुजीहारा के समक्ष किसने आत्मसमर्पण कर दिया? तो कैप्टन मोहन सिंह अपने सैनिकों के साथ, अपने और अधिकारियों के साथ यहां पर समर्पण करते हैं। कैप्टन मोहन सिंह। अब ये कैप्टन मोहन सिंह कौन है? ये एक अंग्रेजी सेना में कमला के कैप्टन के पद पर है और ये कैप्टन मोहन सिंह कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण कर देता है जापानी सेना के सामने। कहां पर समर्पण करता है? तो ये मलाया में समर्पण कर रहा है। और इसी समय कैप्टन मोहन सिंह ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो एक तरह से देखा जाए तो गदर पार्टी के एक नेता का नाम जरूर यहां आता है। उनका नाम है ज्ञानी प्रीतम सिंह। अब ये ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीहारा ने दोनों ने समझाया कि यार तुम्हारे पास सेना भी है, तुम ट्रेंड भी हो, तुम अपने देश की आजादी के लिए क्यों नहीं लड़ रहे हो? इस प्रकार से कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में एक नया सैन्य संगठन बनाने की बात ज्ञानी प्रीतम सिंह देते हैं और उसके फलस्वरूप ही कहीं ना कहीं आईएनए की स्थापना यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना का एक मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि कैप्टन मोहन सिंह इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, मैं जो है इस देश की, अपने देश की आजादी के लिए एक सैन्य बल की स्थापना
करूंगा। इसी समय जापानियों ने क्या, और यहीं से ध्यान रखना, यहीं से यानी इसी बात से प्रथम आजाद हिंद फौज के गठन की बात आती है। प्रथम आजाद हिंद फौज के गठन की बात यहीं पर आती है। यानी पहले चरण में जो प्रथम आजाद हिंद फौज बनेगी वो कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में बनेगी। इसी समय फिर एक घटना हो जाती है, मैं आपको कुल मिला के सिंगापुर ले जाना चाहता हूं। जापानियों ने फिर सिंगापुर पर कब्जा कर लिया। मलाया, सिंगापुर, बर्मा ये ब्रिटेन के हाथ में थे, तो मलाया पर कब्जा किया तो कुल मिला के मोहन सिंह मिल गया, कुछ सेना मिल गई। इसके पश्चात फिर क्या करते हैं जापानी, क्या करते हैं जापानियों ने सिंगापुर पर कब्जा किया। और सिंगापुर पर जब कब्जा किया है तो यहां उनको 45,000 भारतीय फौज मिलती है। यानी 45,000 भारतीय फौज जो ब्रिटेन के लिए लड़ रही थी, इसने भी आत्मसमर्पण कर दिया। और जब इसने भी आत्मसमर्पण कर दिया तो ये फौज किसको मिल रही है, कुल मिला के कैप्टन मोहन सिंह को। तो यहां पर कैप्टन मोहन सिंह क्या करते हैं कि सितंबर 1942 को, 1 सितंबर 1942 को इस तरह से जो है एक, इसमें से 45,000 में 40,000 कुल मिला के कहीं ना कहीं सहमत हो गए। यानी 40,000 लोग कहीं ना कहीं आईएनए की स्थापना से जुड़ने के लिए, देश की आजादी से जुड़ने के लिए पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं। और इस तरीके से 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों के साथ इस प्रकार से आजाद हिंद फौज की पहली डिवीजन का गठन हो गया। तो पहले जो डिवीजन बन रही है वो कुल मिला के 1 सितंबर 1942 को बन रही है। पूरी कहानी जब आप समझ जाएंगे तो आईएनए को कुल मिला के कहीं की समझ जाएंगे और आईएन यादव भी समझ में आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम कहीं की द्वितीय चरण की बात कर रहे हैं, द्वितीय फेज 2 चरण है, तो हम प्रथम चरण में अभी चल रहे हैं। प्रथम चरण में मैंने अभी कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा है और सेकंड विश्व युद्ध के दौर में मैंने क्या कहा कि ब्रिटेन और जापान दोनों आमने सामने हैं। इसी समय जापान ने 1941 में मलाया पर कब्जा कर लिया और जब जापानियों का कब्जा हो जाता है तो यहां पर एक तरह से ब्रिटिश आर्मी के कमांडर थे, कैप्टन थे कैप्टन मोहन सिंह, वो कुल मिला के कहीं कि आत्मसमर्पण कर देते हैं और मेजर फुजिहारा जो जापानी कमांडर है उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और जब समर्पण कर दिया है तो उनसे कहा गया कि यार अपने देश के लिए क्यों नहीं लड़ते हो। इसी समय मैंने क्या, ज्ञानी प्रीतम सिंह जो कहीं की गदर पार्टी से जुड़े हुए थे उन्होंने भी इनको समझाया और उसके पश्चात इस आईएनए के जन्म का सूत्रपात हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आईएनए यानी प्रथम आजाद हिंद फौज के गठन की बात यहीं से कुल मिला के कहीं की पैदा होती है। और इसी समय जापानियों ने सिंगापुर में फिर कुल मिला के अटैक करते हैं और 45,000 कुल मिला के फिर उनको फौज प्राप्त होती है जो आत्मसमर्पण कर देती है। इन 45,000 जो भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, उनने 40,000 ने कहा कि हम आईएनए के लिए अब लड़ेंगे, यानी अपने देश के लिए लड़ेंगे, आईएनए के सैनिक बनकर लड़ेंगे। तब 1 सितंबर 1942 को 16,300 सैनिकों के साथ आईएनए की पहली डिवीजन का गठन कहीं ना कहीं कर दिया गया। किसके द्वारा? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? आईएनए की स्थापना को, तो एक तरह से देखा जाए कि पहला सेनापति आईएनए का कौन है, तो कैप्टन मोहन सिंह है, पहला सेनापति। आप सुनते जाइएगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अगर मैं आगे ले जाता हूं तो आप लोग घबराइए नहीं। इसी समय फिर घटना क्या होती है, इसी समय जब सितंबर 1942 में आईएनए के पहले चरण की जब स्थापना हो गई, तो मेजर फुजिहारा की जगह अब जापानियों का दूसरा कमांडर आ गया। अब यहां पर कहने की कैप्टन मोहन सिंह और जो दूसरे जापानी कमांडर थे उनके बीच में मतभेद खड़े हो गए, क्योंकि कैप्टन मोहन सिंह हैं जिन्होंने 16,300 कुल मिला के आईएनए की सेना गठित की थी, वो कह रहे हैं कि मैं इस सेना को 2 लाख करूंगा, यानी 2 लाख की फौज तैयार करके फिर जो है भारत पर कब्जा करूंगा, यानी ब्रिटेन पर हमला करूंगा। तो इस तरह से 2 लाख की फौज तैयार करना चाहते हैं। लेकिन जो नया जापानी कमांडर है वो क्या कहता है कि नहीं, 2 लाख नहीं, सिर्फ 2,000 की एक आईएनए की प्रतीकात्मक फौज होगी, प्रतीकात्मक।
क्योंकि जापानी सेना को यह भय हो गया था कि अगर आईएनए की सेना पावरफुल हो गई, सशक्त हो गई, तो हो सकता है हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। इसीलिए वो कहता है जापानी कमांडर की सिर्फ 2000 की फौज करो, एक प्रतीकात्मक आईएनए चलेगा, बाकी हम लोग काम करेंगे। जिस पर कुल मिला के कैप्टन मोहन सिंह और जापानी कमांडर के बीच में मतभेद खड़ा हो जाता है। और मतभेद खड़ा होने के पश्चात अंततः कैप्टन मोहन सिंह को क्या कर दिया गया? मोहन सिंह को जापानियों ने गिरफ्तार कर लिया, और जापानियों ने गिरफ्तार करके इनके अन्य साथियों को गिरफ्तार करके इस प्रकार से इनको किसी टापू पर रख दिया जाता है। तो आजाद हिंद फौज का जो पहला फेस है वो यहीं पर आकर रुक जाता है, यहीं पर जो है पहला फेस रुक गया, मेरा यह कहने का मतलब है। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय अब सुभाष चंद्र बोस की बात कर लिया जाए तो हम एससी बोस की बात जब करते हैं तो यहां पर बहुत अच्छी तरह आप जानते हो कि सुभाष चंद्र बोस जब 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में जब गांधी जी के कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को हराकर जब अध्यक्ष बने थे, तो उसके बाद नई कार्यकारिणी जो बनी थी उसके रवैये से कहीं ना कहीं दुखी होकर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, और वो 1939-40 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना करते हैं। और उसके पश्चात जब एक आंदोलन वो कर रहे होते हैं, कलकत्ता के मेन चौराहे पर जो हॉलवेल की स्टैच्यू लगी थी उसको हटाने के लिए जब आंदोलन कर रहे थे, तब उसी समय उनको गिरफ्तार करके उनको उनके घर में नजरबंद कर दिया जाता है। और जब नजरबंद कर दिया जाता है तो सुभाष चंद्र बोस, यहां पर ध्यान रख लेना, मैं पुराने वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं, सुभाष चंद्र बोस मियां अकबर शाह के साथ, मियां अकबर शाह, ये मियां अकबर शाह पेशावर के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? पेशावर के। लेकिन एक प्लानिंग के तहत उनको बुलाया गया था कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक की मीटिंग में आए हैं, और मियां अकबर शाह के साथ ये सुभाष चंद्र जो बॉस हैं, ये एक ट्रेवलिंग एजेंट के रूप में, एक ट्रेवलिंग एजेंट या इंस्पेक्टर कह सकते हैं, एक ट्रेवलिंग इंस्पेक्टर का वेश धारण करके, यानी कौन सा वेश? एक पठान का वेश धारण करके, उस पठान का नाम क्या होगा? जियाउद्दीन होगा। इस पठान जियाउद्दीन यानी सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन नामक पठान जो एक ट्रेवल एजेंट है, उसका नाम धारण करके मियां अकबर शाह के साथ अपने घर से निकलते हैं। 2-2:30 बजे रात को निकल जाते हैं, और निकलने के पश्चात इस प्रकार से ये कलकत्ता से, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये कलकत्ता से कहां निकलेंगे? तो दिल्ली निकलेंगे। दिल्ली से कहां जाएंगे? तो कोना के पेशावर, फ्रंटियर मेल है, फ्रंटियर मेल से जा रहे हैं, पेशावर जाते हैं। पेशावर में जो मियां अकबर शाह थे, इनकी ड्यूटी खत्म हो गई, और यहां पेशावर से एक व्यक्ति का नाम आ जाता है जिनका नाम है मियां अकबर शाह, जिनका नाम है भगत राम तलवार। क्या नाम है? ये भगत राम तलवार। अब भगत राम तलवार इनके अगले गाइड होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी भगत राम तलवार इनके अगले गाइड होंगे। और पेशावर से फिर ये कहां जाएंगे? तो पेशावर से काबुल जाएंगे। कहां जाएंगे? काबुल जाएंगे। काबुल से कहां जाएंगे? मॉस्को जाएंगे। अब चूंकि यूरोप में पहुंचना है, इसीलिए अब जियाउद्दीन से नाम नहीं बनेगा, तो कौन सा काम? तो यहां पर फिर सुभाष चंद्र बोस एक नया नाम, छद्म नाम धारण करते हैं, ऑरलैंडो, इस प्रकार से मैसोटा। तो ये ऑरलैंडो मैसोटा का नाम धारण करते हैं, और कुल मिला के एक यूरोपियंस ऑरलैंडो मैसोटा का नाम धारण करके ये मॉस्को से कुल मिला के कहां पहुंचते हैं? तो मॉस्को से कुछ समय के लिए ये ऑस्ट्रिया में भी रहें। कहां रहें? ऑस्ट्रिया में रहेंगे। क्यों ऑस्ट्रिया में रहेंगे? क्योंकि ऑस्ट्रिया में इनकी पत्नी है, और ऑस्ट्रिया में जो उनकी पत्नी है उनका नाम है एमिलिया शेंकल। क्या नाम है? एमिलिया शेंकल। तो ये एमिलिया शेंकल के पास कुछ दिन रहने के बाद, अब बताइए महाराज, परिवार छोड़ रहे हैं, उस यात्रा पर निकल रहे हैं जिस यात्रा से लौटने की कोई भी संभावना नहीं है, पत्नी ने कैसे जाने दिया होगा, भाई भतीजों ने कैसे जाने दिया गया होगा। यह है देश की आजादी के वास्तविक हीरो, ये देश की आजादी के रियल हीरो हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इस प्रकार से एमिलिया शेंकल से अनुमति लेकर इस प्रकार से वो कहां पहुंचते हैं? तो जर्मनी पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? ये जर्मनी पहुंचेंगे, इस बात को ध्यान रख लेना। तो इतनी देखिए, आपको जब पढ़ते हैं ना सर, तो एक एक कहानी, एक एक घटना अगर क्रम से नहीं पढ़ेंगे तो हमको कुछ भी मालूम नहीं होगा।
आईएनए की स्थापना कहाँ हुई? बोले सिंगापुर। आईएनए के सेनापति बोले सुभाष चंद्र बोस। चलो आगे। दूसरा क्वेश्चन आ गया, चलो आगे। तीसरा आ गया, चलो आगे। अब हमारा तो लड़का यही ढूंढ रहा है कि चलो आगे, चलो आगे। हम क्या करें? इसीलिए हमारे व्यूज भी कम है, हमें पसंद भी लोग नहीं कर रहे हैं। ऑफलाइन कमेंट भी 2-4 मिल गया तो मिल गया, बोले अरे ये आदमी इसी तरह का है, यही जो है सुधरेगा नहीं। तो हम क्या करें? हम सुधर ही नहीं पा रहे हैं। अब आप लोग लाइक करें तो, पसंद करें तो, अब हम क्या करें? हम नहीं गाना उगा पाएंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को अगर रात को हो तो रात कहेंगे। हमको लग रहा है कि इसमें ज्यादा भला है। इस प्रकार के अगर मेरे 100-200 वीडियो अगर मिल जाए तो दुनिया में फिर क्लास करने की किसी को जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मेरा तो सपोर्ट बच्चों ने नहीं किया, नहीं तो अभी तक तो हम विश्व इतिहास को कुल मिला के हाहाकार मचा दिए होते। फ्रांसीसी क्रांति का हाहाकार मच गया होता। हमारा सपोर्ट नहीं किया गया। सत्य बताएं, आज अपने दिल की बात बताएं ना कि हम क्यों कुल मिला के चैनल पर धीरे धीरे बंद कर देते हैं। हमारा सपोर्ट नहीं होता है। हमारे पास खजाना बहुत है लेकिन लेने वाले लोग बचे नहीं हैं। अब वही बचे हैं। चल रहा है 800 वाचिंग, 1000 वाचिंग। हाँ इसमें ये हुआ, चलो आगे। ये हुआ, चलो आगे। तो हम जैसे लोगों की पूछ नहीं है। नहीं तो कुल मिला के 10-12 टॉपिक हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट है, धुआं कर देता। इसी तरह से मैं पढ़ा देता, लेकिन आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। क्या करें? ठीक, आप लोग तो चलो आगे पर जाओ, हमें क्या करना है? हम भी कुल मिला के अब मन को मार के ही बैठे हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, भगत राम तलवार की बात मैंने क्या कहा। तो इस तरह से अब जर्मनी पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? तो सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए। और सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी पहुंच जाते हैं तो फिर यहां पर ध्यान रखिएगा, जर्मनी में सुभाष का स्वागत होगा। और जर्मनी में सुभाष का जो स्वागत होगा वो कौन कर रहा है? तो जर्मनी में सुभाष का स्वागत एक प्रकार से हिटलर के राइट हैंड, हिटलर का जो राइट हैंड है रॉबेनट्रॉप, उसने स्वागत किया। रॉबेनट्रॉप ने स्वागत किया। इस रॉबेनट्रॉप ने कुल मिला के कहीं ना कहीं स्वागत किया है। इस बात को ध्यान रख लेना। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो हिटलर ने एक किताब लिखी थी मीन कैंप, और जो ये मीन कैंप किताब लिखी थी ना, इसमें भारतीयों के विषय में बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, जिसके कारण से जब हिटलर से सुभाष बाबू की मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, भारतीय ऐसे नहीं है। तो हिटलर ने आश्वासन दिया, अच्छी बात है, तो अगला जो संस्करण मीन कैंप का आएगा उसमें ये बातें मैं नहीं रखूंगा। इस प्रकार से ध्यान रखना, रॉबेनट्रॉप से मुलाकात होती है, हिटलर से मुलाकात होती है, और मुलाकात के पश्चात हिटलर ने 10,000 भारतीय सैनिक जो उसने पकड़ रखे थे। क्यों? ये 10,000 जो भारतीय सैनिक थे, जो सुअर हैं, ये जितने भी थे सब सुअर भरे थे। इन सुअरों को यह नहीं मालूम था कि हम इतने लोग हैं, चलो अपने देश को आजाद करा लें। नहीं, अंग्रेजों से पैसा मिलता था, लात खाते थे और कुल मिला के सेना में रहते थे। तो इन 10,000 भारतीय सैनिकों को, जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहे थे, जर्मनी में पकड़ रखा गया था। इन 10,000 भारतीय सैनिकों को किसे सौंपा गया? तो सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। और सुभाष चंद्र बोस को जब ये सौंपा गया है इनको, तो इन्हीं सैनिकों को मिलाकर सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया लीजन, इस प्रकार से फ्री इंडिया लीजन नामक एक सैन्य दल का गठन किया है। यानी जर्मनी में जो सुभाष चंद्र बोस इन कलनाके के गिरफ्तार किए गए भारतीय सैनिकों के बल पर एक सेना का गठन करते हैं, उसका नाम है फ्री इंडिया लीजन। क्या नाम है? तो फ्री इंडिया लीजन का गठन करते हैं। यही जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना भी किया है। तो यहां फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना करते हैं, और यहीं के सैनिकों ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि से सम्मानित किया है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। हिटलर ने यह कहा सुभाष चंद्र बोस से कि चूंकि आपके बगल में जापान है, वो आपकी ज्यादा मदद कर सकता है, इसीलिए अंततः इस द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में सुभाष चंद्र बोस गुप्त रूप से ब्रिटेन की नौसेना से बचते हुए, इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस जो है ब्रिटेन की नौसेना से बचते हुए कहीं न कहीं साथ में कौन है? तो आबिद हुसैन के साथ, आबिद हुसैन के साथ इस तरह से कहां पहुंचेंगे? तो ये फरवरी 1943 में टोक्यो पहुंचे। कहां पहुंचे?
टोक्यो पहुंचे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी इनको आमंत्रण भी यहां से मिला है, क्योंकि रास बिहारी बोस जो दिल्ली षड्यंत्र केस के सूत्रधार थे, जिसमें हार्दिक पर बम मारा गया था, यहां पर यही बात आपको कहना चाहता हूं। रास बिहारी बोस ने जून 1942 में इस बात को ध्यान रखना, बैंकॉक सम्मेलन में, कहां पर, बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। साथ में ये आईएनए को भी स्थापित करने में अब बहुत बड़ा रोल अदा किया था। इस प्रकार से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए की स्थापना में अब एक बहुत बड़े नायक की जरूरत थी, और वो सुभाष चंद्र बोस थे। इसीलिए इनको बुलाया जाता है, और जब बुलाया जाता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार से 4 जुलाई 1943 को सुभाष बाबू कहां पहुंचेंगे, सिंगापुर पहुंचेंगे। और सिंगापुर जब पहुंच गए, इस बात को ध्यान रखना, तो सिंगापुर के कैथे सिनेमा हाल में 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इस प्रकार से आईएनए के प्रधान सेनापति के रूप में इस तरीके से पदभार ग्रहण किया। साथ में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भी कमान संभाली। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस 4 जुलाई सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में जब आईएनए के प्रधान सेनापति के रूप में स्थापित होते हैं, तो यहीं से आजाद हिंद फौज के द्वितीय चरण की शुरुआत होती है। यानी द्वितीय स्थापना कब हो रही है, तो द्वितीय चरण जो हो रहा है जब सुभाष चंद्र बोस आईएनए के प्रधान सेनापति के रूप में स्थापित होते हैं। पहले सेनापति कौन थे, पहले चरण वाले, तो कैप्टन मोहन सिंह थे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल बनते रहते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया है। यहीं पर 4 ब्रिगेड बनेंगी, ये भी आप जानते हैं कि कुल मिला के एक नेहरू ब्रिगेड बनेगी, इसी समय गांधी ब्रिगेड भी बनेगी, ये भी आप जानते हैं। एक सुभाष ब्रिगेड भी बनेगी, ये भी आप जानते हैं। और महिलाओं की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड भी बनेगी, रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड भी बनेगी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी आपसे पूछा जाएगा। और मैंने अभी कहा इसका जो नेतृत्व कर रही है लक्ष्मीबाई का, वो कुल मिला के लक्ष्मी स्वामीनाथन इसकी कमांडर है, इसकी कमांडर है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से जब सेना तैयार हो गई है, सब कुछ व्यवस्था यहां बढ़िया चल रहा है, तो इसी समय 21 अक्टूबर 1943 को इस बात को ध्यान रख लेना, अंततः क्या होता है, 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की अस्थाई सरकार का गठन हुआ। तो आजाद हिंद फौज की अस्थाई सरकार का गठन होता है 21 अक्टूबर 1943 को। कहां पर यह अस्थाई सरकार बनेगी, तो सिंगापुर में। कहां पर बनेगी, सिंगापुर में, जिसे 9 देशों की मान्यता मिल गई है। 9 देशों की इस सरकार को मान्यता मिल गई थी 21 अक्टूबर को। और 25 अक्टूबर 1943 को आईएनए ने ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया है। यहां ध्यान रखना, 25 अक्टूबर 1943 को आईएनए ने ब्रिटेन के विरुद्ध क्या कर दिया था, तो ब्रिटेन के विरुद्ध 25 अक्टूबर 1943 को इस प्रकार से आईएनए ने क्या कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दिया था। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा कि 25 अक्टूबर 1943 को आईएनए ने ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया है। क्लियर हो रही हैं बातें।
यहां तक मैंने क्या कहा कि अंडमान और निकोबार का जो क्षेत्र है वो कुल मिला के जापानियों के पास था, और इस तरह से अंडमान पर कब्जा कुल मिला के कहीं न कहीं अब आईएनए का हो गया। आईएनए ने अंडमान को शहीद द्वीप का नाम दिया, यानी अंडमान का नाम जो है वो शहीद द्वीप कहा जाता है, और कुल मिला के निकोबार का नाम क्या कर दिया गया, तो निकोबार का स्वराज द्वीप कर दिया गया। तो शहीद और स्वराज द्वीप, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये आपसे प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। अब यहां पर दो एक बातें और आपको बताना चाहता हूं कि क्योंकि प्रश्न बन रहा है तो सब पढ़ ही लिया जाए कि जनवरी 1944 में आईएनए यानी आजाद हिंद फौज प्लस भारत की अस्थाई सरकार, ये अस्थाई सरकार के मुखिया इस समय कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस बने हुए हैं। तो आईएनए अस्थाई सरकार और प्लस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। अब तो सब कमांड इन्हीं के पास है, सुभाष के पास। यानी आईएनए, अस्थाई सरकार और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इन तीनों का मुख्यालय कहां बना दिया जाता है, तो इन तीनों का मुख्यालय अब रंगून बन जाता है। कहां बन जाता है, रंगून बन जाता है। इस बात को ध्यान रख लेना। कभी आता है कि सिंगापुर से कहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो रंगून हो रहे हैं, ये आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। कहीं ना कहीं 5 अप्रैल 1944 को रंगून में ही आईएनए का कुल मिला के बैंक खोला जाएगा। कई बार प्रश्न ये आया है कि आजाद हिंद राष्ट्रीय बैंक खोला गया था रंगून में, तो यहां आएगा कि आजाद हिंद राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहां पर हो रही है, तो 5 अप्रैल 1944 को रंगून में हो रही है। यह भी प्रश्न आपसे एकदम पूछा जा सकता है। अगर और आगे बढ़ जाते हैं तो जुलाई 1944 में, ये ध्यान रखना, जुलाई 1944 में रंगून रेडियो स्टेशन से ही सुभाष चंद्र बोस ने इस प्रकार से जो है इस युद्ध में विजय के लिए गांधी से आशीर्वाद मांगा था। किससे मांगा था, तो गांधी से आशीर्वाद मांगा था। यह भी आपसे पूछा जाएगा। तो गांधी से आशीर्वाद मांगा और उन्हें राष्ट्रपिता शब्द से संबोधित किया है। राष्ट्रपिता तो कहां से किया है, तो जुलाई 1944 में रंगून रेडियो स्टेशन से किया है। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार की चीजें जो मैं आपको बताता रहता हूं वो थोड़ा सा आप लोग जरूर देखा करें। ये कहीं ना कहीं अब आगे थोड़ा सा अगर एक दो चीजें और बताएं तो 14 अप्रैल 1944 को कहीं ना कहीं एक प्रकार से कर्नल मलिक का नाम आता है। ये थोड़ा कर्नल शौकत अली मलिक का नाम आता है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि अप्रैल 1944 में कहीं ना कहीं मणिपुर के मोइरांग स्थान पर आईएनए ने यानी आजाद हिंद फौज ने कर्नल शौकत अली, कर्नल मलिक लिख दीजिए, कर्नल मलिक के नेतृत्व में कब्जा कर लिया और यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो यहां थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस तरह से अप्रैल मणिपुर के मोइरांग नामक स्थान पर कोलना के कर्नल मलिक जो आईएनए के कमांडर थे, उनके नेतृत्व में इस प्रकार से कहीं ना कहीं एक प्रकार से कब्जा किया जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि इस तरह के क्वेश्चन पता नहीं कौन सी चीजें कहां पूछ लिया जाए बाबू, क्या क्वेश्चन कहां आ जाए मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम है। लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न अगर आ जाते हैं तो हमें हर प्रश्न के लिए बिल्कुल एकदम तैयार। देखिए मैं तो आप
लोगों को कंटेंट पूरी तरह से दबा दबा के दे देता हूं कि मेरे बच्चे को कहीं गलती ना हो जाए, लेकिन आपका भी थोड़ा सा दायित्व है, आपको भी कहीं ना कहीं इस बात को सोचना पड़ेगा कि यार सर इतना कंटेंट देते हैं और हम लोग बिल्कुल भी जो है कुल मिला के कहीं ना कहीं इसको जो है मतलब थोड़ा सा शेयर किया करो यार। अब क्या कहें, हम क्या कहें, हमारी तो समझे में नहीं आ रहा है, बहुत दुखी है भाई। देखिए, आजाद हिंद फौज के गठन में न जाने कितने महिलाओं ने, कितने लोगों ने, महिलाओं ने अपने जेवर पूरे कुलमा के आजाद हिंद फौज को दान में कर दिया। मैं कभी बताऊंगा कि वो 54 लाख रुपया कैसे कहां गया। 54 लाख रुपए का खेला बाद में स्वतंत्र भारत में हुआ था उस पैसे का, जो आजाद हिंद, क्योंकि 18 अगस्त 1945 को ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के साथ एक एक्सीडेंटल घटना हो गई, उस पर मैं नहीं बात करूंगा अभी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि उसके बाद आजाद हिंद फौज का जो राजकोष था, उस राजकोष में जो 54 लाख रुपया था उसका बंदर बांट किसने किया, कहां गया उस जमाने में 54 लाख रुपया। इसमें एक महिला का नाम जरूर बताऊंगा, हेमराज बटाई का नाम बात करूंगा, क्योंकि इसमें आजाद हिंद फौज के सरकार को कुल मिला के मदद, आईएनए को मदद करने के लिए श्रीमती हेमराज बटाई, बहुत से लोगों ने दान किया, लेकिन श्रीमती हेमराज बटाई का नाम कर लेता हूं, हेमराज बटाई, जिन्होंने अपना सब कुछ, खेती बाड़ी, घर द्वार, जमीन जायदाद, मकान, जेवर, बैंक, सब कुछ कुल मिला के दान दे दिया। सब कुछ वो महिला ने अपने जीवन का हर चीज दान दे दिया आईएनए को। श्रीमती हेमराज बटाई ने अपना संपूर्ण धन आईएनए को दान में दे दिया, जिसके कारण से सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें सेवक ए हिंद कहा है कि आप हिंद की असली सेवक हैं। तो इनको सेवक ए हिंद की उपाधि दी जाती है। किसको? हेमराज बटाई को सेवक ए हिंद की उपाधि दी गई। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेवक ए हिंद की उपाधि दी जाती है, ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इतना आजाद हिंद फौज के गठन में कैसे क्या होगा। फिर आप जानते हैं कि 18 अगस्त के पश्चात जब सुभाष बाबू लापता हो गए तो आजाद हिंद फौज के बहुत से सेनानियों को कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलता है। ये कहानी मैं पूरी बता चुका हूं, जिसमें शाह नवाज खां की बात आती है, जिसमें गुरबख्श सिंह ढिल्लों की बात आती है, जिसमें पीके सहगल की बात आती है, और इस प्रकार से कहीं ना कहीं उनको मृत्यु दंड तीनों को दिया जाता है। बचाव पक्ष के वकीलों का जो नेतृत्व कर रहे थे वो भूला भाई देसाई थे। ध्यान रखना, भूला भाई देसाई बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व कर रहे हैं, बाकी और लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। चाहे कैलाश नाथ काटजू की बात कर लेते हैं, अरुणा आसफ अली की बात कर लेते हैं, तेज बहादुर सप्रू की बात कर लेते हैं, या कुन्ना के अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, सबकी बात कर सकते हैं। और इन लोगों ने पैरवी की, लेकिन अंततः मृत्यु दंड दिया जाता है। लेकिन जन जो सैलाब था वो कुलना के कहीं ना कहीं ऐसा बेवेल को लगा, लॉर्ड बेवेल को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ी क्रांति हो जाए जिससे लोग यहां से निकल ही नहीं पाए। तो इसीलिए यानी अंग्रेज निकल नहीं पाए, इसीलिए उसने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए बाद में तीनों को रिहा कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार से आजाद हिंद फौज का एक स्वर्णिम इतिहास है। अगर आप थोड़ा सा मेरे से और सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ था उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली हुआ करते थे। सन 48 में क्लीमेंट एटली जो है भारत आए हुए हैं, और 48 में आए हैं तो बंगाल गए हुए हैं। बंगाल के गवर्नर ने जब उनसे पूछा कि आप लोग तो कह रहे थे कि हम जून 48 तक इस देश को आजाद करेंगे, क्योंकि क्लीमेंट एटली की घोषणा थी, और क्लीमेंट एटली ने ही घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को। यह आता है, क्लीमेंट एटली की घोषणा 20 फरवरी 1948 को किया था कि हम 31 जनवरी 1948 तक देश को आजाद कर देंगे। यानी 20 फरवरी को घोषणा किया, 30 जून तक, हम 30 जून तक, जून 1948 तक इस देश को आजाद कर दें, जून की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन आपने 15 अगस्त 1947 को ही देश आजाद क्यों कर दिया, एक वर्ष पहले क्यों कर दिया? तब क्लीमेंट एटली ने एक बात कहा है, और वो कहा है कि सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज ने इस देश के युवाओं को मेंटली इस प्रकार से प्रिपेयर कर दिया था कि अब अंग्रेजों के मन में एक भय और खौफ था, जिसके कारण से हमें जल्द से जल्द इस देश को छोड़ना पड़ा। यहां पर कहीं ना कहीं आप ध्यान रखिएगा कि आईएनए
आईएनए का इस देश की आजादी में एक बहुत बड़ा रोल है। 26,000, इस बात को ध्यान रखना, 26,000 आजाद हिंद फौज के सेनानी इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम लोगों ने बहुत सी बातें पढ़ी, बहुत सी जानी और जानना भी चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आईएनए की स्थापना कहां हो रही है? तो सिंगापुर में हो रही है, बताने की जरूरत नहीं है। और आगे बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन आगे का क्या कहता है, इसको थोड़ा सा देखा जाए। तो क्वेश्चन आगे थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, अब ये कहता है जियालरंग आंदोलन की बात कर रहा है कि जियालरंग आंदोलन का आयोजन हुआ। तो जियालरंग आंदोलन स्वाभाविक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और इस समय अगर हम बात करते हैं जोलीयांग रोंग, ये एक समुदाय है और मणिपुर में इन नागा लोगों ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया, जिसमें पहले नेतृत्व कौन कर रहे हैं? यदुनाग। कौन कर रहा है? यदुनाग। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर हम इस नॉर्थ ईस्ट की बात करें और नॉर्थ वेस्ट की बात करें, तो गांधी जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? गांधी जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी चला रहे हैं, तो इसका प्रभाव नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिल रहा है और नॉर्थ वेस्ट में भी देखने को मिल रहा है। नॉर्थ वेस्ट में इसी समय 1930 में क्या हम देख रहे हैं कि यहां पर खान अब्दुल गफ्फार खां देखने को मिल रहे हैं। खान अब्दुल गफ्फार खां, जिनके बारे में मैं पढ़ा चुका हूं पूरी डिटेल में। तो यहां खान अब्दुल गफ्फार खां अपने लाल कुर्ती स्वयंसेवकों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। और यहां पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जियालरंग आंदोलन चल रहा है और उसमें यदुनाग जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक बहुत बड़ी बात यह थी कि वन सत्याग्रह हो रहा है। वन सत्याग्रह का मतलब है कि वन कानूनों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, कर्नाटक की बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की या मध्य प्रांत की बात कर लेते हैं। यहां पर बड़े पैमाने पर वन सत्याग्रह हुआ क्योंकि सरकार ने वन कानूनों पर पूरी तरह से कुल ना के अंकुश लगा रखा है। तो यहां पर बड़े पैमाने पर वन सत्याग्रह भी हो रहे थे और इसका प्रभाव कुल मिला के हम इस नागा समुदाय में भी देखने को मिलते हैं। वहां पर भी कहीं ना कहीं गांधी के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़कर जियालरंग आंदोलन यदुनाग के नेतृत्व में चल रहा है। नागाओं ने बड़ी कुलना के तत्परता से इस आंदोलन को कुलना के आगे बढ़ाया, लेकिन यदुनाग को अंततः फांसी दे दी जाती है। और यदुनाग को जब फांसी दे दी जाती है तो इन्हीं की बहन जो है, यदुनाग की बहन है, वो 13 वर्ष की है। देखिए क्या गजब का देश की आजादी में यार रोल रहा है। ये 13 वर्ष की लड़की है जिसको कहीं कहीं एक प्रकार से गैडी नाल्यू कहीं कहीं गिडालू भी दिया, नाम दिया गिडालू। इस प्रकार से इस 13 वर्ष की लड़की ने कुलना के इस आंदोलन को नेतृत्व दिया। और जब इस 13 वर्ष की लड़की ने जब इस आंदोलन को नेतृत्व दिया है तो यह आंदोलन और अधिक तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि गैडिनाल्यू को पकड़कर अंततः कुलना के शिलांग जेल में रखा गया। कहां रखा गया? शिलांग जेल में रखा जाता है। और स्वयं क्वेश्चन आता है, इस शिलांग जेल में जवाहरलाल नेहरू मिलने के लिए गए हैं, यानी जवाहरलाल नेहरू मिलने के लिए गए और जवाहरलाल नेहरू ने शिलांग जेल में इस गैडिनाल्यू को कुलना के रानी की उपाधि दी है। किसकी उपाधि दी है? इनको रानी की उपाधि दी है। इस बात तभी से वो रानी गैडिनाल्यू बन जाती हैं। इन्हें पर्वतों या पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, यानी गैडिनाल्यू को पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है, पहाड़ों की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा गया है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, जियालरंग आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नागाओं का एक बहुत बड़ा आंदोलन था। यह भी आपसे प्रश्न बन सकता है। और आगे बढ़ जाते हैं।
इसके बाद यहां पर थोड़ा सा मैच करने की बात कर लेते हैं, क्या क्या मैच होगा इसको भी देख लेते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन, जिसके विषय में मैं बहुत लंबी चर्चा कर चुका हूं, आप मेरे पुराने वीडियो जरूर देखिए, उसमें पूरा डिटेल में मैं बात कर चुका हूं। लखनऊ अधिवेशन कुल मिला के क्या होगा, तो कांग्रेस और लीग के बीच में गठबंधन हो जाता है, और ये कांग्रेस लीग के बीच में जो गठबंधन हो रहा है, यही कुल मिला के लखनऊ पैक्ट, यानी लखनऊ पैक्ट हो रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सांप्रदायिक आधार पर मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार करके एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल कर दी। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प बता ही चुका हूं, ये बताने की जरूरत नहीं है। कराची अधिवेशन मौलिक अधिकार, और फैजपुर अधिवेशन 1937, इस प्रकार से पूर्ण लोकतंत्र की बात हो रही है, एकदम सही बात है। और इसी फैजपुर अधिवेशन जो पहला अधिवेशन है जो गांव में होगा, पहला अधिवेशन है जो कहां होगा, गांव में होगा। अगर अध्यक्षता के बारे में पूछा जाए तो यहां लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार करते हैं। कौन करते हैं, अंबिका चरण मजुमदार। तो अंबिका चरण मजुमदार कुल मिला के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन कर रहा है, तो जवाहरलाल नेहरू करते हैं। इसी प्रकार से कराची का तो पटेल करते हैं, और फैजपुर का भी कुल मिला के कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना, जवाहरलाल नेहरू, इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं। 1929 में करते हैं, 1936 के लखनऊ की करते हैं, और 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो यहां पर इस तरह के प्रश्न भी बनेंगे और आप लोगों को आना भी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है। यहां पर कह रहा है कि असहयोग आंदोलन, मैंने पिछले वीडियो में असहयोग आंदोलन के ऊपर बड़ा डिटेल में पढ़ा दिया है, आप लोग उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। यह कहता है कि असहयोग आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था, खिलाफत के प्रति अन्याय, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहां पर अगर देखते हैं इन चारों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से असंतोष, तो यहां पर प्रश्न आता है कि असहयोग आंदोलन का कारण कौन सा नहीं था। अगर मान के चलिए यहां पर थोड़ा सा अगर मैं इस क्वेश्चन को यूं लिख दूं कि असहयोग आंदोलन का कारण नहीं है, तो नहीं शब्द अगर आ जाता है तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लेकिन अगर तात्कालिक रूप से अगर देखते हैं, तो अगर इस क्वेश्चन की भाषा के हिसाब से देखें तो खिलाफत के प्रति, क्योंकि देखिए रॉलेट एक्ट हो ही चुका था, रॉलेट एक्ट के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, लेकिन इसी बीच में मुसलमानों का जो खिलाफत का मुद्दा आ जाता है, इससे गांधी को कुल मिला के एक लगा कि मुसलमानों को भी मैं इस आंदोलन के साथ खड़ा कर सकता हूं। तो तात्कालिक रूप से खिलाफत के प्रति अन्याय है। लेकिन अगर यह क्वेश्चन आता है कि कौन सा कारण नहीं था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू, मैं इस पर कभी डिटेल में बात करूंगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ये थोड़ा सा आप जरूर जानते ही हैं। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड कौन थे, तो चेम्सफोर्ड कुल मिला के गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे। इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात की जा रही है, यानी भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना। कभी भी प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात कहां की जा रही है, तो इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में की जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उत्तरदायी शासन के विषय में अगर थोड़ा सा हम लोग यहां पर दिमाग लगा लेते हैं, मैं डिटेल में बात तो नहीं करूंगा, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, इसी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के कारण ही अंततः क्या होता है, अंततः मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंदर कारण ही कांग्रेस के अंदर दूसरा विभाजन हो गया। यानी कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो हो रहा है वो 1918 में, ये कांग्रेस का दूसरा विभाजन होगा। आप कहेंगे सर 18 में हो गया, फिर 19 कैसे, क्योंकि 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू घोषणा हो गई थी, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बन सकता है, अगस्त घोषणा क्या है, तो ये अगस्त घोषणा क्या है, तो 20 अगस्त 1917 को जो मॉन्टेग्यू घोषणा है, इसी को अगस्त घोषणा कहा जाता है, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि हम शीघ्र ही भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे।
तो जब उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात आई तो ये सुधार जैसे ही आए तो कांग्रेस का जो उदारवादी गुट है, कांग्रेस का जो उदारवादी गुट था, इस उदारवादी गुट ने भारत में सुधारों का, यानी भारत में सुधारों का मैग्ना कार्टा कह दिया। क्या कह दिया? भारत में सुधारों का मैग्ना कार्टा, यानी ये तो महान सुधार है। भारत में सुधारों का मैग्ना कार्टा कुल मिला के कहीं ना कहीं इस 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के लिए जब कह दिया जाता है, इससे, और कौन लोग कहते हैं भारत में कुल मिला के सुधारों का? कांग्रेस के अंदर उदारवादी। कौन उदारवादी हैं? इसमें तेज बहादुर सप्रू की बात कर सकते हैं या सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात कर सकते हैं। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, ये सब लोग उदारवादी विचारधारा के लोग थे। इन लोगों ने कहा कि नहीं, यह सुधार तो गजब के हैं, और इसीलिए अंततः सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस का जो उदारवादी गुट था वो कांग्रेस से अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद इन लोगों ने एक नया संगठन बनाया था, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। कौन सा बनाया था? ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन। ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन नामक एक अलग से संगठन बना दी। तो यहां पर ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में किया जाता है, क्योंकि ये कहते हैं कि ये भारत में सुधारों का मैग्ना कार्टा है। ये संतुष्ट हो गए थे। लेकिन जो उग्रवादी गुट है, जो इसमें कांग्रेस में हावी है, जिसमें तिलक का नाम सबसे सर्वोपरि है, उसने क्या कहा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कुल मिला के क्या कहा कि यह सूर्य विहीन उषा का काल है। सूर्य विहीन उषा का काल है, सूर्य विहीन उषा का काल। ये किसने कहा है? ये बात तिलक ने कहा है। तिलक ने कहा ये असंतोषपूर्ण है, ये असंतोषपूर्ण है। यानी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के अंदर का एक बहुत बड़ा धड़ा इस समय तिलक के पास है, वो नाराज है। इसीलिए उदारवादी लोग अंततः अलग हो जाते हैं। यानी कांग्रेस का पहला जो विभाजन हो रहा है वो 1907 में हुआ, और कांग्रेस का जो दूसरा विभाजन हो रहा है वो कब हो रहा है? 1918 में हो रहा है। क्लियर हो रही है मेरी बातें? मैंने अभी कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अगर थोड़ी सी बातों को हम लोग समझ लें तो कहेंगे कि आप सर थोड़ा सा इसको और क्लियर कर दीजिए, कभी भी आता है। इसकी जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपको बता देता हूं कि 1919 के एक्ट के द्वारा, 1919 के एक्ट के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, इसको हम द्वैध शासन की स्थापना भी कह सकते हैं, या जैसे कहते हैं ना कि सबसे पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना तो 1919 के एक्ट के द्वारा। इस उत्तरदायी शासन को, यानी 1919 में जो उत्तरदायी शासन दिया जा रहा है, उत्तरदायी शासन दिया जा रहा है, इसको हम आंशिक उत्तरदायित्व कहेंगे। क्या कहेंगे? आंशिक उत्तरदायी। मैं अभी समझाने वाला हूं। प्रश्न आएगा कि इस भारत में जो उत्तरदायी शासन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में आ रहा है, उसको कौन लेकर आया था, यानी कौन जन्मदाता है? तो द्वैध शासन का जनक, द्वैध शासन जो आ रहा है प्रांतों में, उसका जनक जो है, जनक वो लियोनिल कार्टियस, यानी लियोनिल कार्टियस जो है इस द्वैध शासन का जनक है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो लियोनिल कार्टियस जो है यह द्वैध शासन का जनक है, यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। अब देखिए, मैं थोड़ा सा प्रांतों में लेकर आना चाहता हूं। तो ये प्रांत है, और प्रांतों में कौन हेड रहता था? तो गवर्नर रहता था। तो प्रांतों में जब हेड गवर्नर है तो इस प्रांत के शासन का संचालन करने के लिए दो कुलना के कहने के रूप बनाए गए। पहला, ये गवर्नर जो है ये अपनी काउंसिल यानी कार्यकारी परिषद के साथ
काउंसिल, यानी काउंसिल की मदद से शासन के एक भाग का संचालन करेगा। यानी शासन, प्रांतों के शासन का एक भाग गवर्नर और उसकी काउंसिल के पास होगा, और शासन का जो दूसरा भाग है वो भारतीय मंत्रियों के, यानी भारतीय मंत्रियों के हाथ में होगा। क्योंकि यहां से थोड़ा सा ध्यान रखना, अब प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात शुरू हो रही है। किसकी बात हो रही है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब यह है कि अब कॉमन लोग तो नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत, यानी कि अब बहुत से लोग वोट डाल सकते थे। वोट का आधार क्या था? वोट का आधार संपत्ति था, वोट का आधार पद था, वोट का आधार शिक्षा था। तो कहने की बोल सबसे ज्यादा संपत्ति का अधिकार था। यानी जो नवाब थे, राजे थे, महाराजा थे, बड़े बड़े उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, जो बड़े पैमाने पर टैक्स देते थे, वो लोग कुल मिला के इस समय कुल मिला के वोटिंग के हकदार थे। ये ध्यान रखिएगा। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत होगी तो भारतीय मंत्री अब चुने जाएंगे। तो शासन का जो प्रांतीय शासन है उसका जो दूसरा भाग है वो गवर्नर इन भारतीय मंत्रियों के सहयोग से चलाएंगे। तो शासन का दो भागों में विभाजन हो गया। उत्तरदायित्व तो मिल रहा है प्रांतों में, आपको केंद्र में तो मिल नहीं रहा है, प्रांतों में मिल रहा है, लेकिन प्रांतों में भी आपको छोटा सा भाग मिल रहा है। जैसे यहां माल खाने वाला विभाग है, माल वाला विभाग, यानी वित्त विभाग इसके पास है, कुल मिला के कहने के पुलिस प्रशासन इसके पास है, जितने भी टॉप क्लास के हैं वो इधर है, सिंचाई इधर है, यहां फिर क्या देखिए, कृषि इधर है तो सिंचाई इधर है। अब कृषि वाला फंस गया। यहां पर जो आज भले महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन उस समय जैसे शिक्षा था, स्वास्थ्य था, सफाई था, कृषि था, ये सब कुल मिला के भारतीय मंत्रियों के जिम्मे थे। लेकिन यहां पर कुल मिला के वित्त विभाग है, पुलिस प्रशासन है, सिंचाई विभाग है, जितने भी कुल मिला के कहीं ना कहीं एक तरह से ताकतवर डिपार्टमेंट थे वो काउंसिल के पास थे, और कहीं ना कहीं जो भारतीय मंत्री थे उनके पास ये विभाग थे। इसीलिए प्रांतों में भी आपको उत्तरदायित्व तो मिला है, लेकिन आंशिक मिला है। इसीलिए हम कहते हैं कि 1919 के एक्ट में प्रांतों में उत्तरदायित्व शासन तो है, लेकिन आंशिक उत्तरदायित्व है, और इसको द्वैध शासन भी कह सकते हैं, क्योंकि शासन का एक भाग इधर और शासन का दूसरा भाग इधर। 1935 के एक्ट में क्या होगा, यही भाग अब खत्म कर दिया जाएगा, टोटल उठाकर यहां चपेट दिया जाएगा। तो 1935 के एक्ट में आपको प्रांतीय स्तर पर पूर्ण उत्तरदायित्व दिया गया प्रांतों में। यानी इसीलिए कहते हैं कि 1935 के एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है। क्लियर है? तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग बात समझ में, इसका जनक, द्वैध शासन का जनक कौन है? लियोनिल कार्टियस है। क्लियर है? चलिए, इसी में महिलाओं को अधिकार भी, महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिलेगा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलेगा। लोक सेवा आयोग के गठन की बात भी कभी मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें डिटेल में बात करूंगा, आप लोग चिंता ना करें, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ रहे थे, इसको थोड़ा सा देख लें। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि असहयोग आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या है, तो खिलाफत के प्रति अन्याय, और कौन सा कारण नहीं है, तो डी है। इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। होम रूल आंदोलन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ना चाहिए। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहां से लिया था? बहुत अच्छा प्रश्न महाराज। आप लोग तो हमारी क्लासवा को पता नहीं कहां लाइक शेयर नहीं करते हैं यार। हम भी तो सोच रहे हैं अब हम जाकर रजाई ओढ़कर सोएं यार, झूठे जो है सारा गला फाड़ते रहते हैं, दिल के अरमा आंसू में बह गए। सोचते हैं कभी, मालूम है कब होता है, कभी सोचते हैं यार ये इतना तो मटेरियल अपने दिमाग में रखा है, इसको उठा के यार बांटो ना, तो कहाँ बांटे? लइकवा सब हमको देता है, सपोर्ट नहीं करता, क्या करें यार, सब सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं साला जो है 4-5 हजार को ना के कहीं ना कहीं एक ही दिन में व्यूज आ जाए। पता ये करोड़ों लोग पढ़ने वाले, उसमें 100-200 लोग हमारे व्यूज बन रहे हैं, तो हमारी औकात क्या है महाराज? कोई ये नहीं, 0/0। अब हम भले एक बहुत बड़ा क्या कहें कि हमको बहुत कुछ आता है, क्या आता है तुम्हें? कुछ नहीं आता है भाई। हम अपने बारे में करें, आप लोगों को नहीं करें, हमारे बारे में। अब मान लीजिए 100-200 लड़के देख रहे हैं तो क्या आता है? यानी यादव कुछ नहीं आता, इसीलिए तो लड़का जाता नहीं है, बात खत्म हो गई। अब बात सही भी है भाई, मूल्यांकन तो इसी आधार पर ना होगा कि भाई आपके पास वॉचिंग कितनी चल रही है, कुल मिला के कहीं व्यूज, मान लीजिए एक ही दिन में जो है 4-5 हजार 10 हजार व्यूज आते, अब इस पर तो 10 हजार आना चाहिए था, 10 नहीं आ रहा है यार। भैया छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, क्या करें। चलिए ठीक, एक आध क्वेश्चन और कर लिया जाए।
अब हम क्या कहें, कुछ बोल भी नहीं पाते हैं यार। चलिए, होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन 1916, होम रूल आंदोलन 1916। तो ये होम रूल आंदोलन जो है ये 1916 में चल रहा है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं। ये होम रूल आंदोलन कुल मिला के कहां से चल रहा है? आयरलैंड से। और आयरलैंड के एक नेता है रेडमांड, रेडमांड। इसने इस आंदोलन को चलाने की प्रेरणा दी, क्योंकि एनी बेसेंट भी आयरलैंड से ही आती हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं रेडमांड ने आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चलाया था, होम रूल आंदोलन चलाया था। तो जब रेडमांड ने आयरलैंड में होम रूल आंदोलन चलाया तो उसकी प्रेरणा यहां मिलती है, क्योंकि एनी बेसेंट भी कुल मिला के कहीं ना कहीं आयरलैंड से ही आती है। और इस समय तिलक भी 1916 में, तिलक ध्यान रखिएगा, 1908 में तिलक कुल मिला के मांडले जेल में भेज दिए गए थे मुजफ्फरपुर बम कांड में प्रशंसा करने के कारण, तो 1914 में आ गए। तो इस समय कुल मिला के तिलक भी बाहर हैं, और यही मौका है, एनी बेसेंट को लगा कि तिलक से बात किया जाए और पूरे देश में आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार से होम रूल आंदोलन जो है कुल मिला के करीब आयरलैंड से लिया गया, जिसका लक्ष्य क्या है? भारत में संवैधानिक आधार पर चलते हुए, संवैधानिक मार्ग पर चलते हुए, भारत में संवैधानिक मार्ग पर चलते हुए स्वशासन की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? स्वशासन की प्राप्ति। यानी संवैधानिक मार्ग पर चलते हुए स्वशासन की प्राप्ति की जाए, ये इसका कुल मिला के कहने की इस होम रूल आंदोलन का लक्ष्य है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब तिलक की बात अगर कर लेते हैं तो तिलक 28 अप्रैल 1916 को अपने होम रूल लीग का गठन, होम रूल लीग का गठन इस प्रकार से पुणे के बेलगांव से करते हैं। पुणे के बेलगांव से कुल मिला के कहीं ना कहीं अपने होम रूल लीग का गठन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तिलक जी। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष, तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष जो थे वो थे जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये जोसेफ बैप्टिस्टा तिलक की होम रूल लीग के अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सचिव कौन बने थे? तो एनसी केलकर। सचिव कौन है? सचिव कौन है? तो इस तरह से एनसी केलकर, एनसी केलकर इस प्रकार से सचिव हैं। इनका कार्यक्षेत्र कौन सा है? अब देखिए, सबके कार्यक्षेत्र बटे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मध्य प्रांत और कर्नाटक, मध्य प्रांत कर्नाटक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। मध्य प्रांत कर्नाटक, ये सब क्षेत्र बन रहे हैं। यानी तिलक के पास कौन सा क्षेत्र है? तो कहने की मध्य प्रांत है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बंबई छोड़कर, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। इस तरह से मध्य प्रांत, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर, इस प्रकार से ये जो है कहीं कि तिलक के जिम्मे दे दिया गया है कि तिलक बाबू आप संभालिए। तिलक के कुल मिला के होम रूल कार्यकर्ताओं की संख्या अगर देखें तो इस समय लगभग 32,000 के आसपास है। यानी तिलक के होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं की संख्या इस समय 32,000 के आसपास है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर तिलक की बात कर सकते हैं। अब तिलक जब होम रूल लीग चलाएंगे तो हमारा शासन, स्वशासन, तो तिलक ने यहीं पर, मैंने कहा था कि जब 1916 में इसी समय लखनऊ अधिवेशन होगा, तो इसमें सब होम रूल लीग के कार्यकर्ता भी भाग लेंगे। और इसी समय तिलक कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक यहां पर इस बात को कह रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। इसी प्रकार से तिलक एक और स्टेटमेंट देते हैं कि भारत उस बेटे की तरह है जो जवान हो चुका है। ये लिख लीजिएगा कि तिलक का एक स्टेटमेंट इसी समय है कि भारत उस बेटे की तरह है, भारत उस बेटे की तरह है जो जवान हो चुका है, जो जवान हो चुका है। यानी भारत उस बेटे की तरह है जो जवान हो चुका है और उसके पालक, भारत उस बेटे की तरह है जो जवान हो चुका है और उसका पालक बेटे को, यानी उसका जो पालक है यानी अंग्रेज, उसका पालक अब बेटे को अधिकार देना चाहिए, यानी उसको अधिकार देना चाहिए। यानी भारत उस जवान बेटी की तरह, यानी भारत उस बेटी की तरह जवान हो गया है जो उस पालक को, पिता को अपने बेटे को अधिकार देना चाहिए। इस समय कुल मिला के ये बातें कही जा रही हैं कि भारत रूपी बेटा जवान हो गया है, उसके पालने वाले को, पालक को अब उसको उसके अधिकार देना चाहिए। तो यहां पर कुल मिला के कहने की तिलक के विषय में बात कर सकते हैं। अगर यहां पर थोड़ी सी बातें और मैं कर लूं तो एनी बेसेंट की बात कर लेते हैं। एनी बेसेंट, तो यहां पर एनी बेसेंट की बात करते हैं तो एनी बेसेंट का जो कार्यक्षेत्र है तिलक के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत, यानी ये संपूर्ण भारत में इनकी लीग चल रही है, संपूर्ण भारत में, यानी कुल मिला के तिलक के क्षेत्र को छोड़कर, तिलक के क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत, ठीक है। इनके लीग, होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं की संख्या कितनी है? लगभग 27,000। इन्होंने अखिल भारतीय, इनकी लीग का नाम नोट कर लीजिएगा, इस बात को ध्यान रख लेना। इनकी लीग का नाम है अखिल भारतीय होम रूल लीग। अखिल भारतीय होम रूल लीग है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अखिल भारतीय होम रूल लीग, ये क्वेश्चन भी आप बनेगा कि ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने किया है। ये भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आता है कि इनकी लीग का मुख्यालय कहां है? तो इनकी लीग का जो मुख्यालय है वो मद्रास है। ध्यान रख लेना। एक क्वेश्चन और आएगा कि होम रूल लीग का सबसे ज्यादा प्रभाव, होम रूल लीग का सबसे ज्यादा प्रभाव मद्रास में ही देखने को मिला था। कहां देखने को मिलता था? मद्रास में देखने को मिला। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके यानी कुल मिला के एनी बेसेंट की होम रूल लीग के महासचिव जो बने थे उनका नाम था जॉर्ज अरुंडेल। क्या नाम था? जॉर्ज अरुंडेल बना था, यह ध्यान रख लेना। तो जॉर्ज अरुंडेल, यानी इनके जो है कुल मिला के कहने के महासचिव, मुखिया जो बनाए गए थे वो जॉर्ज अरुंडेल बनाए गए थे। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा, थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद इनके यानी इस ऑल इंडिया होम रूल लीग के जो सदस्य जो बने थे, सदस्य की बात करें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू भी इसी लीग से जुड़े हैं, जिन्ना भी इसी लीग से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से मजदूरों के एक बहुत बड़े नेता हुए वीपी वाडिया। क्या नाम है? वीपी वाडिया भी इसी से जुड़े हुए हैं। जॉर्ज अरुंडेल इसी से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े ही हैं, अध्यक्ष हैं जॉर्ज अरुंडेल। इसी प्रकार से एक और व्यक्ति का नाम आता है तेज बहादुर सप्रू। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना। इस तरीके से जितने भी कुल मिला के बड़े बड़े पदों पर लोग थे, कांग्रेसी हो चाहे बाहर के लोग हों, वो सब इस समय कहीं ना कहीं यहां पर जुड़े हुए हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर सीपी रामास्वामी। अब यहां पर होम रूल लीग का प्रचार होगा तो एनी बेसेंट क्या करेंगे? अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ से कुल मिला के कहीं कहीं अपना प्रचार प्रसार करेंगी। और तिलक किससे करेंगे? तो तिलक अपने दो समाचार पत्र केसरी और मराठा से करेंगे। ये ध्यान रखना, केसरी और मराठा इनका जो समाचार पत्र है वो अंग्रेजी में निकलता था। ये ध्यान रखना, मराठा अंग्रेजी में निकलता था और केसरी मराठी में निकलता। केसरी किस में निकलता था? मराठी में। तो ये लोग अपने समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव यह पड़ा
चला कि अंततः 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू को घोषणा करनी पड़ेगी, जिसको अगस्त घोषणा भी कहते हैं, घोषणा करनी पड़ी कि हम शीघ्र ही भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने जा रहे हैं। भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करने जा रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। प्रश्न आता है कि होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपना शक्ति प्रदर्शन किया था? तो उसका नाम है कांग्रेस का कुल मिला के कहने की लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपके पास आ रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, और मैं तो आपको बताता ही रहता हूं। तो इस तरीके से होम रूल आयरलैंड से लिया गया है, ये बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर मैंने आपको कहा था कि एनी बेसेंट यहीं पर कुल मिला के दुखी होकर जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार करके जेल ले जाया जाता है तो कहती हैं इस 70 वर्ष की वृद्ध महिला की बस एक यही आकांक्षा है कि भारत में मरने से पहले मैं स्वराज देख सकूं। यानी एक विदेशी महिला कहती है कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपने प्राण त्यागने से पहले इस देश में स्वराज देख सकूं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, बड़ी सुंदर किताब इन्होंने लिखा है। हाउ इंडिया किताबें बहुत हैं। हाउ इंडिया रॉट फॉर फ्रीडम, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि भारत ही मेरी मदरलैंड है, यानी भारत ही मेरी जन्मभूमि है, यानी भारत को इन्होंने मदरलैंड कहा है। इस बात को ध्यान रख लेना। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बातों को और डिस्कस कर लिया जाए। तो यह कथन किसका है? यहां पर क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा, यह कथन किसका है कि तिलक भारतीय अशांति के जनक थे? तो वैलेंटाइन शिरोल का। वैलेंटाइन शिरोल का कोरोना की स्टेटमेंट है। ये इंडियन अर्नेस्ट के लेखक थे। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक थे वैलेंटाइन चिरोल। इन्होंने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। वैलेंटाइन चिरोल ने एक और बात कही है, आर्य समाज के लिए कहा है, आर्य समाज भारतीय अशांति का जनक है। आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा है। भारतीय अशांति का जनक कुल मिला के कहीं कहीं एक प्रकार से आर्य समाज को भी कहा है। यह भी प्रश्न आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक इसने कहा है। और ध्यान रखिएगा जब तिलक जो है 1918 के प्रश्न आता, 1918 के दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बन चुके थे। इन्हें दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के ये अध्यक्ष बन चुके थे, लेकिन जब वैलेंटाइन चिरोल ने इनको भारतीय अशांति का जनक कहा तो ये कुल मिला के अध्यक्षता नहीं करते हैं और ये तत्काल लंदन जो है इसके ऊपर मानहानि का मुकदमा करने चले जाते हैं। तो इस दिल्ली अधिवेशन का फिर अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय को बनाया गया है। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। जॉर्ज अरुंडेल कमेटी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अभी अपन ने बताया था जॉर्ज अरुंडेल कौन थे। तो जॉर्ज अरुंडेल 1906 प्रतिवेदन के किस विषय का है? तो कई बार मैं बता चुका हूं। तो इस प्रकार से पिछले वर्ष विभाजित किया बंगाल को पुनः करने की आवश्यकता, यानी 1906 में एक कमेटी बनी है। पिछले वर्ष का मतलब क्या है? 1905। आप जानते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को इस प्रकार से जैसे ही बंगाल विभाजन लागू होता है इस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट चलेगा। और स्वदेशी मूवमेंट जब चलता है तो जॉर्ज अरुंडेल कमेटी ने कहा था कि नहीं, बंगाल विभाजन को एक होना चाहिए। बंगाल विभाजन को एक करने की संस्तुति इन्होंने दिया था। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आयोजन का केंद्र, मैं इस पर पूरा का पूरा वीडियो दे चुका हूं, इसीलिए इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सब बातें मैं बहुत पहले ही कर चुका हूं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कुल मिला के जो ये गोलमेज सम्मेलन हो रहा है लंदन में, वो कुल मिला के सेंट जेम्स पैलेस में यहां पर गोलमेज सम्मेलन हो रहा है। ये आप जानते हैं। गोलमेज सम्मेलन क्यों हो रहा है? यानी भारतीयों को पहली बार बराबरी के अधिकार पर बिठाकर उनसे चर्चा की जा रही है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, जिससे आगे का संविधान बन सके। तो ये गोलमेज सम्मेलन सेंट जेम्स पैलेस में हो रहा है। बर्किंघम पैलेस में ब्रिटिश सम्राट रहते हैं। कौन रहते हैं? ये ब्रिटिश सम्राट रहते हैं। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। किंग्सले पैलेस में गांधी को रखा गया था। कहां रखा गया था? गांधी ठहरे थे किंग्सले में। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ये ब्रिटिश पीएम रहा करते थे। ब्रिटिश
प्रधानमंत्री रहा करते थे, तो गांधी किंग्सले पैलेस में ठहरे थे। और मैंने कहा था कि गांधी SS राजपूताना जहाज से, SS राजपूताना जहाज से इस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए थे। इनके साथ अन्य जो लोग गए, उनके महादेव देसाई जो कुल मिला के कहने के पर्सनल सेक्रेटरी थे, इनके एक और सेक्रेटरी जो बाद में बनेंगे प्यारे लाल थे, इनके साथ और कौन थे, इनके पुत्र देवदास गांधी भी थे। ये देवदास गांधी भी गए हुए हैं, घनश्याम दास बिरला भी जा रहे हैं, GD बिरला भी जा रहे हैं, सरोजनी नायडू भी जा रही हैं। तो सरोजनी नायडू भी कुल मिला के कहने की पहुंच रही हैं। सरोजनी नायडू के साथ मदन मोहन मालवीय भी जा रहे हैं, मदन मोहन मालवीय भी जा रहे हैं। इसी प्रकार से मीराबेन का भी नाम आता है। ये सब लोग कुल मिला के कहीं न कहीं गांधी के साथ पहुंच रहे हैं। इसीलिए GD बिरला ने कहा है ये शिव की बारात चल रही है, शिव की बारात कुल मिला के कहीं न कहीं जा रही है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी जब पहुंचे तो कहीं न कहीं सांप्रदायिक मुद्दे पर विचार विमर्श, इतना सांप्रदायिक मुद्दे पर बात नहीं बन पाई, क्योंकि अंबेडकर और जिन्ना ने मिलकर कम्युनल पॉलिटिक्स को और आगे बढ़ाने की बात की, जिसे गांधी स्वीकार नहीं कर पाए। इसी समय मैंने कई बार कहा है कि जब गांधी जो है सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब कहीं ना कहीं वहीं पर एक अंग्रेज खड़ा है जिसका नाम फ्रैंक मोरिस है। और फ्रैंक मोरिस कहता है इस अर्धनंगे फकीर की कुल मिला के सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में अनोखा है। इसलिए फ्रैंक मोरिस ने गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं। अंततः कुल मिला के गांधी वापस आते हैं बर्किंघम पैलेस में। ब्रिटेन के सम्राट से भी गांधी मिलने के लिए गए और कहा गया कि गांधी से कि आप प्रोटोकॉल में जाइए, कपड़े पूरा ढंग से पहनकर जाइए, क्योंकि गांधी ठेहुना भर तक का, हमारे यहां भोजपुरी में ठेहुना कहते हैं, वैसे घुटना कहा जाता है, घुटने भर की कुल मिला के कहीं की धोती गांधी पहना करते थे। इसीलिए कहीं ना कहीं मैं यह कहना चाहता हूं, कहा गया गांधी से प्रोटोकॉलवा में जाइए महाराज, थोड़ा सूट बूट, किससे मिलने जा रहे हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से। गांधी मुस्कुरा दिए, कहे तुम्हारी ऐसी की तैसी, चलते हैं देखते हैं। सम्राट बुलाता है, सम्राट ने बुलाया, चाय पर बात हुई कुल मिला के, और चाय पर चर्चा होने के बाद जब गांधी इस प्रकार से ब्रिटेन के सम्राट से निकलकर, बर्किंघम पैलेस से निकलकर बाहर जा रहे थे, पत्रकारों ने पूछा महाराज क्या आपके पास कपड़ा नहीं है? आप कुल मिला के अर्धनग्न अवस्था में हमारे सम्राट से मिलने गए। तब कुल मिला के गांधी ने कहा कि तुम्हारे सम्राट ने सभी भारतीय वस्त्रों की चोरी कर लिया है, तुम्हारे सम्राट ने पूरे के पूरे भारतीय वस्त्रों को अपने यहां रख लिया है, इसलिए हमारे यहां कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, इसलिए मैं अर्धनग्न अवस्था में तुम्हारे सम्राट से मिलने के लिए आया हूं। यहां पर ये सब बातें कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, इसीलिए मैंने बता दिया। गांधी जब लौट कर आते हैं तो गांधी इस प्रकार से जब वहां से लौटेंगे तो कुल मिला के एक इटली का पोत है, और इटली का जो शिप है उसका नाम है कुल मिला के SS बेसेंटियाना। क्या नाम है? बेसेंटियाना। तो गांधी इस प्रकार से बेसेंटियाना से लौटेंगे, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गांधी से लोगों ने पूछा गांधी जी क्या लेकर आए हो? गांधी ने कहा कुछ नहीं लेकर आया, मैं खाली हाथ आया हूं, लेकिन जो तुमने झंडा दिया था उसको मैंने झुकने नहीं दिया, यानी मैंने अपनी देश की इज्जत का बट्टा नहीं लगने दिया। यहां प्रश्न कई बार कोटेशन पूछा गया है कि गांधी जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से निराश होकर लौटे, लोगों ने पूछा गांधी क्या लेकर आए हो? गांधी ने कहा मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने देश की इज्जत का बट्टा नहीं लगने दिया। या कहीं ये आता है कि जो झंडा मैं लेकर गया था उसको मैंने झुकने नहीं दिया। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम लोगों की चर्चाएं होती रहेंगी। थोड़ा सा बस यही है कि दर्द है, मलाल है, कष्ट मेरे को है कि मैं इतना सब परोसता हूं, मेरा बच्चा फिर भी कहीं ना कहीं मेरे साथ नहीं जुड़ पाता है, इस बात का मलाल है। और मैं अपना मूल्यांकन करता रहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूं। कोई गलती हो तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि अब मेरा मन जो है कुल मिला के दुखी रहता है। शायद क्लास लूं नहीं लूं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैं अपने को क्या सुधारूं मैं समझ नहीं पाता हूं, और कोई भी गलतियां अगर हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूं। बाकी सब आपके ऊपर है। आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।